audio jungle. आप सबों के साथ एक अंतराल के बाद जुड़ रहा हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। दरअसल देश में कोरोना को लेकर जिस तरह की बातें लगातार चल रही हैं और जो कुछ हो रहा है वो इतना ज़्यादा है कि इस बीच फेसबुक लाइव कर आपको थोड़ा ज़्यादा बोर करने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से पालघर को लेकर जिस तरह की बातें सामने टेलीविज़न चैनलों पर आ रही हैं, लगा कि अपनी बात तो सामने रखनी चाहिए, कम से कम इतना हक तो हम सबों को है। पालघर में 2 संतों और उनके ड्राइवर की जघन्य हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध की कहीं कोई माफी नहीं है और इसके लिए जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग का इससे बड़ा विभत्स रूप हम नहीं देख सकते थे जो आज हमने देखा। लेकिन बीते 6-8 सालों में मॉब लिंचिंग के कई विभत्स स्वरूप हमने हमारे देश में देखे हैं और हर बार चर्चा यही होती है कि आखिरकार आज इंसान इतना बड़ा जानवर कैसे बन गया है कि मात्र अफवाह पर वो लोगों की जान ले लेता है। पीट पीट कर एक समूह किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की जान ले लेता है। हम अपराधी बन चुके हैं क्या? उस पर भी सोचिए जरा। आखिरकार हिंदू बहुल गांव और वहां पर सब हिंदू मौजूद हैं, साधु हैं जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं, और उन साधुओं को पुलिस की मौजूदगी में पीट पीट कर मार डालना, कोई भी हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी भी हिंदू से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी यह हुआ, एक बड़ा अपराध हुआ, त्राहिमाम मचा। महाराष्ट्र सरकार ने फौरन कार्रवाई करने की कोशिश की। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8-10 लोगों को चिन्हित किया गया, सब लोगों के साथ कार्रवाई की गई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपील भी की कि इस पूरे मामले में सांप्रदायिक रंग नहीं है, क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता कहीं से जुड़ती नहीं है। हम सबों ने ये सारी बातें देखी, समझी और हमें इस बात पर भी यकीन हुआ कि लगता है कि महाराष्ट्र सरकार तेजी से और फौरन इस पर कार्रवाई करने जा रही है। आखिरकार शिवसेना की अगुवाई में महाराष्ट्र की सरकार चल रही है और संतों की हत्या उसी राज्य में हो जाए तो शिवसेना के लिए इससे बड़ी डूब मरने की बात और क्या हो सकती है। इसलिए जाहिर सी बात है काफी तत्परता दिखाई दी और हमने ये सब कुछ देखा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो टेलीविजन पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, टेलीविजन पर अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए जिस तरह से बयानबाजी करने लगे या इस तरह से टेलीविजन शो करने लगे, यह सवाल खड़े करने लगा कि आखिरकार पत्रकारों को क्या हो गया है। हम पत्रकारों का तो काम है कि जहां जो अपराध है, जो गलत है, उसे सामने लाएं, ध्यान आकर्षित करें सरकार का कि इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो चलिए उसमें हम दखल न दें, लेकिन कम से कम उसकी जांच की परतों को बाहर निकालें और जनता के सामने सत्य को सामने रखने की कोशिश करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब पत्रकार जगत के कुछ एक लोग जो नामचीन हैं, जिनके करोड़ों करोड़ दर्शक हैं और लोग उनसे जुड़ते हैं, वो लोग जब एक विषैली बात लेकर सामने आ जाते हैं, एक ऐसा ध्येय लेकर सामने आ जाते हैं जो कि प्रस्तुत करता है एक बहुत ही विभत्स तस्वीर। हमने राजनीतिज्ञों को हत्या पर रोटियां सेकते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार कब से रोटियां सेकने लगे हत्याओं पर? कब से सेकने लगे पत्रकार रोटियां हत्याओं पर? 2 संतों की हत्या होती है और ऐसे में हम पत्रकार जगत के लोग उस पर अपना उल्लू सीधा करने लगे तो हमसे बड़ा चील कोई नहीं है, हमसे बड़ा कौवा कोई नहीं है। बहुत शर्म आती है, शर्म आ रही है मेरे उन पत्रकार मित्रों पर आज मुझे, जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर यह कहते हैं कि संतों को कैसे मरने दिया गया। बिल्कुल गलत है साहब, गलत हुआ जो हुआ। वहां पर सरकार पर उंगली उठाइए, सरकार की जांच में कमी है तो उंगली उठाइए, पूछिए सरकार से, गिरवा पकड़िए सरकार का, झकझोर दीजिए सरकार को, हिला दीजिए सरकार को। लेकिन यह क्या कि आप बस सरकार की बखिया इसलिए उधेड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने बीड़ा उठा लिया है और आप किसी भी बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में असभ्य से असभ्य, गंदी से गंदी भाषा, गलीच से गलीच, अपमान की बातें कहें। भाई शब्द नहीं है मेरे पास जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मैं पूछता हूं आपसे, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। बड़ा पार्टनर शिवसेना है, दूसरा बड़ा पार्टनर एनसीपी है, तीसरा पार्टनर कांग्रेस है, माइनॉरिटी पार्टनर। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अनुपात के आधार पर मंत्रिमंडल में भी है। ऐसे में सोनिया गांधी क्या महाराष्ट्र में सरकार चला रही हैं कि संतों की हत्या करने के लिए सोनिया गांधी के ऊपर ठिकरा पड़ा जाए? सही गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताइए जरा, क्या सोनिया गांधी सीधे तौर पर महाराष्ट्र की सरकार चला रही हैं? क्या सोनिया गांधी ने आज तक देश में कोई सरकार चलाई है? सोनिया गांधी के राजनीतिक समझ, उनकी सूझबूझ पर तमाम सवाल हम पत्रकारों ने उठाए और उठाने भी चाहिए। कोई दूध की धुली नहीं है सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी, लेकिन संतों की हत्या में सोनिया गांधी का कहां से लिंक है? कोई जरा बता दे। कहीं से कुछ नहीं है। नाम अच्छा है इसलिए उछाल दो इसको, इस पर तुम व्यूअरशिप ले सकते हो, लोगों के ध्यान को आकर्षित कर सकते हो, इसलिए नाम उछालो, नाम के आगे खूब सारी गालियां डालो। भाई जरा मुझे बताइए, हम सब हिंदू सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं और भारतीय संस्कृति को पालन करने वाले लोग हैं। जब हम शादी करते हैं तो जो भी हमारी बहू होती है, जो भी पत्नी होती है, वो पति के धर्म का पालन करती है या नहीं? रामायण महाभारत हर पुराण में उठाकर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं जरूर, लेकिन अंततः उन्होंने एक हिंदुस्तानी से तो शादी की है। तो क्या वो आज भी विदेशी हैं? जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरी पत्नी बंगाल रहने वाली है, वो बंगाली मूल की हैं। तो मुझसे शादी करने के बाद मेरी पत्नी अब मेरे परिवार की परंपराओं का पालन करती हैं या वो अपने घर के परंपराओं का पालन करती हैं? और मेरे परिवार में अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है या मेरी पत्नी की है? कमाल है साहब। सोनिया गांधी का नाम काफी है इसलिए उछालते रहो और उसके पीछे पूरी राजनीति करते रहो, और क्या तमाशा है भाई। आपकी गाड़ी के ऊपर दो लोग इंक छिड़क देते हैं और आप कहते हैं कि आपके ऊपर हमला हो गया। हमला होना क्या होता है जानते हैं आप? आपकी अगर किसी ने उंगली की भी तोड़ दी होती है ना तो उसको कहते हैं हमला। चलिए, आपके ऊपर जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। किसी भी पत्रकार को धमकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं धमकाना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं तो क्या लोग कुछ करेंगे नहीं आपके साथ? करेंगे ही, तो आपको तैयार रहना चाहिए ना। जब हम दंगा पीड़ित क्षेत्र में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और वहां पर अगर हम जानते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, तो क्या हम वहां पर उकसाने वाले सवाल पूछते हैं क्या? जर्नलिज्म का बेसिक सवाल है ना, बेसिक उसूल है ये, नहीं पूछते हैं ना। हम अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, वहां किसी को उकसाते नहीं हैं, किसी की भावनाओं को भड़काते नहीं हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आप टीवी पर बैठकर तमाम लोगों को जो चाहे सो बोल सकते हैं और आप सुनना भी नहीं चाहते। चलिए, बोलने का आधार तो होना चाहिए। किस आधार पर आप तमाम बातें बोल रहे हैं? क्या आधार है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास कि महाराष्ट्र की सरकार ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? क्या प्रमाण है आपके पास कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? प्रमाण है तो देश के सामने रखिए। इतनी हिम्मत है तो लिखा हुआ दस्तावेज देश के सामने रखिए, किसी की रिकॉर्डिंग सामने रखिए, हिडन कैमरा शूट कीजिए और बताइए देश को कि हां, ये देखिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं सत्य है। आप में और बाकी राजनीतिज्ञों में फिर फर्क क्या रह जाता है? आप पत्रकार कहां रह जाते हैं? और सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे और बहुत सारे लोग आजकल हो गए हैं टेलीविजन जगत में, जो सिर्फ अपनी रेटिंग, अपनी व्यूअरशिप, अपनी बातों को सत्य मानते हैं। उनको लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं इस देश में, इस दुनिया में। जनाब, आप पत्रकार हैं, आपका काम संवाद है जनता और सरकार के बीच। सरकार और जनता के बीच हम एक पुल है, जहां हम संवाद की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम भ्रमात्मक, गैर तथ्यात्मक और सिर्फ अपने दिमाग की उपज लोगों के सामने परोस रहे हैं तो हमसे बड़ा अपराधी इस जगत में कोई नहीं है, क्योंकि हम दुष्प्रचार का वो माध्यम बन रहे हैं जिसको खत्म करने का बीड़ा हमने उठाया है। आज जहां पूरी दुनिया में बात इसकी हो रही है कि कैसे कैसे आप दुष्प्रचार को खत्म करें, वहां पत्रकार अगर इसका हिस्सा बन जाए तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। आप बहुत बड़े अपराधी हैं, वो तमाम लोग जो आज इस तरह से
रिपोर्टिंग कर कर, एंकरिंग कर कर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आप में और राजनीतिज्ञों में जो दंगों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो लोगों की हत्याओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो सांप्रदायिकता के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं, कोई फर्क नहीं है। आपने इस सीमा को लांघ दिया, मिटा दिया हमेशा के लिए। जनाब, हम सब लोग बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलकर सामने आए हैं। बहुत मेहनत से हम सब लोगों ने अपना नाम बनाया है जनता के बीच में, जहां हम जब कुछ कहते हैं तो जनता हम पर भरोसा करती है, मानती है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप पड़ताल, जांच, परख और पूरे सोच और विचार के साथ बातों को सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ विद्वेष, घृणा, हिंसा और चीखने और चिल्लाने के नाम पर अपने आप को सार्वजनिक तौर पर एक बहुत बड़े पत्रकार के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, तो आपसे छोटा आदमी कोई नहीं है। और ऐसे छोटे लोगों की वजह से ही आज टेलीविजन पत्रकारिता की हमारे पेशे पर लोग इतने बड़े सवाल खड़े करते हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जब हमसे चलते चलते कोई आदमी पूछता है कि क्या इस देश का मीडिया बिक चुका है। चलते चलते लोग पूछते हैं कि क्या देश में आज कोई सही आवाज उठाने वाला नहीं है। बच्चा बच्चा आपके ऊपर उम्मीद से नहीं बल्कि हिकारत से देखने लगता है, तो आपको तकलीफ होती है। 27-28 साल की मेहनत क्या इसी तरह से पानी में जाएगी? नहीं साहब। हम सब लोग जो आज करीबन 27-28 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और टेलीविजन के विकास के साथ हमने अपना भी एक बड़ा करियर बना दिया है, लार्जर देन लाइफ बन गए हैं हम, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता का प्यार हमें मिला है। याद रखिए, जिस तरह से फिल्म अभिनेता का करियर स्पैन होता है, वैसे ही एक टेलीविजन एंकर का भी करियर स्पैन होता है। आप तभी तक हैं जब तक जनता आपको पसंद करती है। जिस दिन जनता ने आपको भुला दिया, जिस दिन रिमोट से आपको खत्म कर दिया ना, 6 हफ्ते के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको। जब मैं फॉक्स में ट्रेनिंग के लिए गया था तो मुझे सबसे पहली चीज यही बताई गई थी कि एक एंकर और एक टेलीविजन रिपोर्टर की जिंदगी है 6 हफ्ते। 6 हफ्ते अगर आप टीवी पर नहीं हैं तो फिर आपको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पहचानता और आपकी कोई औकात नहीं है। सिर्फ औकात बनाने के लिए क्या हम भ्रमात्मक तरीके से अपने देश को तार तार कर दें? क्या यह देश के खिलाफ विद्रोह नहीं है? बहुत सारे आप लोग हैं जो कह रहे हैं मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूं, तमाम तरह की बातें। अरे जाइए भाई, कांग्रेस का प्रचार करके मुझे क्या मिल जाएगा? कांग्रेस पार्टी क्या मुझे 2 पैसे दे देगी? आज तक अगर मुझे किसी ने 2 पैसे नहीं दिए तो आज कोई दे देगा? मैं ये सीधी बात कह रहा हूं, सोनिया गांधी का प्रचार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई सीधे सीधे बोलिए। जिम्मेदार है राज्य सरकार, जहां पर हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अपराध हुआ है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस महकमे को जांच करनी चाहिए, दोषी को कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए और यही होना चाहिए। लेकिन हम पत्रकार जब खुद ही पुलिस, जांच एजेंसी, अदालत और जज बन जाते हैं ना, तो हमसे ज्यादा बेसिर पैर का कोई नहीं होता। यही बात मैं सामने रख रहा हूं। किसी ने हमें यह अधिकार नहीं दिया कि हम दूसरों पर आरोप मढ़ें बिना किसी तथ्य के, किसी के ऊपर भी। चाहे आप उद्धव ठाकरे का नाम लेकर बेतथ्यात्मक बातें कहें, चाहे आप सोनिया गांधी के नाम पर बेतथ्यात्मक बातें कहें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बारे में बेतथ्यात्मक बात कहें, किसी भी नेता, किसी भी सम्मानजनक व्यक्ति, किसी भी सम्मानजनक पत्रकार और किसी भी सामान्य नागरिक के खिलाफ कुछ भी बिना तथ्यों के कहना अपराध है। तथ्य है, सामने रखिए, गर्दन पकड़िए। तथ्य नहीं है, शांत रहिए और चुप रहिए। जिन लोगों के पास जांच का अधिकार है उन्हें जांच करने दीजिए। और हमारी पेशी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम अपनी बातों को मुखर तरीके से सामने रख सकते हैं और जनता हमारे साथ होती है। हमें यह अधिकार होता है क्योंकि हमारे पास यह एक्सेस होता है। हम जांच सकते हैं कि पुलिस की जांच सही जा रही है या गलत। गलत जा रही है तो पुलिस को लटकाइए, सरकार गलत कर रही है तो सरकार को लटकाइए, कोर्ट गलत कर रहा है तो कोर्ट से सवाल पूछिए। लेकिन बिना किसी के दोषी साबित हुए किसी को दोषी बना देना और उसकी इज्जत को तार तार करना, यह हमारा काम नहीं है। यह पत्रकारिता नहीं है, यह एजेंडा है। और एजेंडा और पत्रकारिता 2 अलग चीजें होती हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होगी,
तकलीफ होगी कि मैं एक पत्रकार होकर किस तरह से अपने पत्रकार बंधुओं के बारे में इस तरह की बात कर रहा हूं। क्यों ना कहूं? क्या पत्रकार कानून के ऊपर है? क्या पत्रकार मर्यादा के ऊपर है? क्या पत्रकार शुचिता के ऊपर है? मैं नहीं मानता। हम सब देश के कानून, अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति, अपनी व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं और व्यवस्थाओं से ऊपर उठना तभी संभव हो सकता है जब आप देश में सर्वोच्च हों। जब देश के राष्ट्रपति अपनी मर्यादा का पालन करते हैं तो क्या देश का हर नागरिक अपनी मर्यादा का पालन नहीं करेगा? एक पत्रकार को भी उसकी मर्यादा का पालन करने का बुनियादी हक है। यह उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। और अगर आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे तो आप ईमानदार नहीं हैं, फिर आप चोर हैं। जो ईमानदार नहीं है वो चोर ही है, बीच में ग्रे एरिया नहीं होता। यह मैं मानता हूं, यह मेरी सोच है। आप इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, आप इसके खिलाफ बात कर सकते हैं, आप मेरी बातों को काट छांट कर जोड़ जाड़ कर कुछ नया बना सकते हैं, लेकिन मेरे मूल विचार को मुझसे नहीं छीन सकते। और मैं मानता हूं कि आज मेरे मित्रों के बीच में भी एक ऐसी जमात है जो सिर्फ सनसनीखेज सुर्खियां बनाने के नाम पर अपने आप को आगे बढ़ा रही है। और मैं उनका विरोध करता हूं विरोध, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम भ्रम, झूठ, अफवाह, अंधविश्वास को खत्म करने की नैतिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने पेशे के साथ नाइंसाफी करते हैं, अपने साथ झूठ बोलते हैं। और एक झूठा व्यक्ति कभी भी सार्वजनिक तौर पर सच्चा नहीं हो सकता। आपकी राय बहुत बड़े पैमाने पर मेरे सामने अभी आई है। बहुत सारे लोग मुझसे सहमत हो सकते हैं, बहुत असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन लगा कि यह दिल की बात सामने रखनी आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम सब मरे नहीं हैं। हम सब के भीतर एक संवेदना है, एक सूझबूझ है, एक समझ है। मैं मानता हूं कि आज हमारे देश में विपदा बहुत बड़ी है और मैं इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूं कि उनकी अगुवाई में हमारे देश में कोरोना की ये लड़ाई हम बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। आज सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। इसके बारे में कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। लेकिन कुछ पत्रकार अच्छा काम नहीं कर रहे और ये अफसोस की बात है। मेरे साथ जुड़िए, कभी कभार आपके सामने उपयुक्त होता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बातें सामने रखूंगा, क्योंकि जो बातें दिल से होती हैं ना, वो दिल से ही होती हैं। टेलीविजन पर कई बार मैं अपनी बातें नहीं कह सकता। ये एक अलग माध्यम है जिसके जरिए मैं सीधे आपसे जुड़ सकता हूं, दिल की बातें सामने रख सकता हूं, अच्छा भी, बुरा भी, कभी गुस्सा भी, कभी प्यार भी। चलिए एक बार फिर मिलेंगे प्यार गुस्से के बीच मोहब्बत की इस रास्ते पर।